हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। थैंक यू हरीश जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज क्या लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? अभी जैसा माहौल चल रहा है, सेल ऑफ चल रहा है, ग्लोबल सेल ऑफ, इसीलिए काफी चीजें हम अगर देख रहे हैं कि मार्केट टूट रहा है, तो ब्रॉडली इसमें वाइज स्ट्रेटजीज के हम उसको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अभी करना स्टॉप तो नहीं कर सकते। इसीलिए उसको हमको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना है एट लोअर प्राइसेस। और अभी किस में करे, कैसे करे, अगर वो सब में नहीं जाना है, क्योंकि अभी ये जो है वो फंडामेंटल चैलेंज नहीं है। अभी तो जो है वो लिक्विडिटी चैलेंज है कि भाई सेल ऑफ हो रहा है, इसीलिए प्राइसेस घट रहे। बाद में अगर रिसेशन आए और बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन आए, तो शायद कंपनीज को बेचना चाहिए या नहीं। इसीलिए सपोज उसमें हम सबको नहीं पढ़ना है, और अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चालू रखना है, तो बेसिकली हम इस बार डिस्कस करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली सबको पता है SIP करे, ये करे, वो करे, बट कैसे म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड, कौन से पीरियड के लिए कौन से लेने चाहिए, यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा लैक्यूना है नॉलेज में। तो आज मैं उसी नॉलेज को शेयर करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के साथ, कि अगर हम म्यूचुअल फंड समझे तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के साथ वो फंड्स को पुल करता है, सब इन्वेस्टर्स के साथ। फिर वो अपना एक्सपर्टीज, अपने नॉलेज, अपना रिसर्च यूज करके वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्टमेंट्स फिर रिटर्न जनरेट करते हैं, और वही रिटर्न को म्यूचुअल फंड्स अपना मैनेजमेंट फी माइनस करने के बाद अपने इन्वेस्टर्स को दे देता है। So this is broadly what a mutual fund is: a pooling vehicle and then generating returns and sharing it back to the investors. तो अभी म्यूचुअल फंड समझने के बाद हम अब ट्राई करेंगे ज्यादा फोकस करने का कि कैसे कैसे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल अगर म्यूचुअल फंड्स देखे तो बेसिकली वो लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इक्विटीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो उसमें अपने को पता है कि बेसिकली 4 टाइप के होते हैं ब्रॉडली। अभी बहुत शायद थोड़े फैंसी भी होते हैं, बट ब्रॉडली अगर हम बेसिक समझना चाहे तो ये 4 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होते हैं लार्ज कैप फंड। बेसिकली वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ से ज्यादा हो। तो बेसिकली वो लोग स्टेबल मेच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर होते हैं मिड कैप फंड, जो बेसिकली 3,000 से 8,000 करोड़ वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ब्रॉडली इसमें एक हाई पोटेंशियल रहता है कंपनी बड़ा होने का, और इसीलिए यहाँ पे वो करते हैं। पर बिकॉज उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और वो कम होते हैं, तो इसीलिए फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव उसको थोड़ा हाई रिस्क चला जाता है। सिमिलरली जैसे हम स्मॉल कैप फंड समझे, बेसिकली जो लिस्टेड कंपनीज होती है जो 3,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप रखती है, उसमें ये कंपनीज, वैसी कंपनीज में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अभी जो आया है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या लाइफ साइकिल, वो सब जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ब्रॉडली फ्लेक्सी कैप मतलब क्या कि द फंड मैनेजर विल डिसाइड कि मुझे सपोज 50% लार्ज कैप कंपनीज में रखने हैं, 30% मिड कैप में रखने हैं, 20% स्मॉल कैप में रखने हैं। तो वो अपना कॉल बेस्ड ऑन द साइकिल पीरियड वो ले सकता है। तो बेसिकली फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इज इनटू मल्टीपल कैटेगरीज इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। बट अगर इक्विटीज का समझे हम, तो बेसिकली ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स की। अगर हम उस पे आगे बढ़ते हैं, डेट की साइड जाते हैं, इसमें अगर हम उसको रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, तो स्मॉल कैप मिड कैप इसलिए हाई रिस्क में आते हैं कि बिकॉज उसका मार्केट कैप कम होता है। तो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ, स्मॉल कैप में तो ज्यादा होता ही है मैनिपुलेशन, कि प्राइसेस का मैनिपुलेशन जल्दी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे कंपनीज को सिलेक्ट करें और शॉर्टलिस्ट करें, और बेसिकली वही काम मेनली म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो ये थे अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब हम समझेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सपोज रिलेटिवली यू आर रिस्क कवर्ड और अपने को डेट फंड्स में डालने हैं पैसे। तो डेट फंड्स बेसिकली किस में इन्वेस्ट करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट पेपर्स में, लिस्टेड डिबेंचर्स में, डिपॉजिट्स में, कंपनी के कॉर्पोरेट में। ठीक है, उसमें अगर हम समझे तो वो ब्रॉड 4 कैटेगरीज के आते हैं। फर्स्ट है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स बेसिकली अपने सिक्योरिटी 91 डेज के लिए, मैक्सिमम जिसकी मैच्योरिटी 91 डेज की होती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं 91 डेज के काफी,
तो उसमें इन्वेस्ट करती है। तो उसमें बेसिकली लो रिस्क लो रिटर्न पर अपना पैसा कैपिटल प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ब्रैडली जब भी हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गोल के नजदीक आ जाते हैं, सपोज एक साल में हमको सपोज कोई इवेंट हमने एजुकेशन के लिए सेव किया था और एक साल में आ रहा है, तो बेसिकली लास्ट में हम जब एक साल होता है और मार्केट का हमको रिस्क नहीं लेना होता है, तो यूजुअली पीपल मूव टू लिक्विड फंड्स अल्ट्रा। तो इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन भी हो जाता है, थोड़ा मोटा ग्रोथ भी मिल जाता है। फिर आता है दूसरा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये बेसिकली 3 से 6 महीने वाले जो सिक्योरिटीज मैच्योरिंग पीरियड वाले होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर होता है शॉर्ट या लो ड्यूरेशन फंड्स, ये 6 से 12 महीने वाली जो सिक्योरिटीज होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर काफी उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अदर फंड्स बेसिकली, जिसका आइडिया वो 12 मंथ से 15 मंथ या 18 मंथ या ऐसे 24 मंथ 36 मंथ वैसे वाले होते हैं। तो ब्रॉडली ये होते हैं अपने डेट डेट म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली हमने समझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अब समझे डेट म्यूचुअल फंड्स। फिर रह जाते हैं काफी थोड़े हाइब्रिड काइंड ऑफ। तो जो पहला होता है हाइब्रिड या डायनेमिक असेट वाला या बैलेंस एडवांटेज, जो बेसिकली इक्विटी और डेट में एक फिक्स प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं, 60-40 या 50-50 डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, तो इसमें इसमें अपने को अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो 50-50 50 इक्विटीज में डालते हैं 50 डेट में डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैसे अपना रिटर्न बैलेंस हो जाता है और कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। फिर आते हैं अपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स मतलब जो भी अपने जो स्टैंडर्ड इंडेक्स होते हैं, सेंसेक्स निफ्टी, ये बेसिकली सपोज निफ्टी अगर 50 कंपनी में डालता है तो ये म्यूचुअल फंड भी वही 50 कंपनी में निफ्टी का जो प्रपोर्शन जैसे होता है वैसे ही डालते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स यूजुअली जो अपने जो बेसिकली बेंचमार्क्स होते हैं निफ्टी, सेंसेक्स या एनएससी 100 या कुछ भी, तो उसी को रेप्लिकेट करते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। तो बेसिकली अगर हम फीस के हिसाब से देखें तो इंडेक्स फंड्स का फीस जो मैनेजमेंट फीस होता है सबसे कम होता है, बिकॉज उसमें द आइडिया इज जस्ट टू रेप्लिकेट द इंडेक्स। ठीक है, फिर है अपना सेक्टोरल फंड्स। तो सेक्टोरल फंड्स मतलब हम कोई स्पेसिफिक सेक्टर में अगर हम एक्सपोजर लेना चाहते हैं, जैसे हम बुलिश है आईटी सेक्टर पे या बुलिश है एनर्जी सेक्टर पे, तो बेसिकली उसको एक एनर्जी सेक्टर फंड बोलते हैं या आईटी सेक्टर फंड बोलते हैं, जो सिर्फ आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो यूजुअली ये टाइप के म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक ही इंडस्ट्री में। सो अगर जैसे अभी ये सेल ऑफ आ रहा है और अगर सपोजिंगली जो आईटी का जो ग्रोथ लास्ट 3 साल में था बिकॉज ऑफ कंपनीज ग्रोइंग, सपोज वो ना हो तो पूरा आपका फंड परफॉर्मेंस कम हो जाता है, और क्योंकि हम एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसी उसी लॉजिक से सेक्टरल फंड्स हाई रिस्क होते हैं। और अगर इफ इन्वेस्टर इज वेरी स्पेसिफिक एंड इज एन एक्सपर्टीज और उसको एक ही सेक्टर पे फोकस करना है, तो वो बेसिकली सेक्टर फंड लेता है। कंज्यूमर सेक्टर फंड होते हैं, वैसे मल्टीपल सेक्टर फंड्स होते हैं। फिर आता है अपना इक्विटी लिंक्स सेविंग स्कीम। बेसिकली ये अगर कोई फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, तो आई थिंक ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इज अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। बेसिकली इसमें क्या है कि अपने को एटीसी में उसका डिडक्शन भी मिलता है, इसमें 3 साल का लॉक इन हो जाता है, और एक आपको मार्केट जैसा जो रिटर्न्स होता है वो रिटर्न्स भी मिल जाता है। तो बेसिकली टैक्स सेविंग भी होता है और अपना इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो इक्विटी लिंक इज अ गुड फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद। जो अगर पहले ही स्टार्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिकॉज एटीसी का डिडक्शन मिलता है, तो उसमें काफी चीजें वो गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से होता है। तो ब्रॉडली टू स्टार्ट विद अगर कोई कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, तो मेनली उसके 2 एडवांटेज ये जो बताए वो हो सकते हैं, और इट्स अ गुड वे टू गो है। तो अगर इसको हम पूरा एक ही पेज में अगर समझे, तो अगर समझना है तो ये पूरा अपना म्यूचुअल फंड का ग्राफ आ गया है कि बेसिकली इक्विटी होते हैं जो इक्विटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, डेट होता है जो डिवेंचर्स डिपॉजिट्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हाइब्रिड होता है जो मिक्स करते हैं इक्विटी और डेट का, एंड देन दिस इज इंडेक्स फंड जो जो अपने बेंचमार्क्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो ब्रॉडली मिड कैप स्मॉल कैप और जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं वो ब्रॉडली हाई रिस्क की तरफ जाते हैं, हाई या मॉडरेट टू हाई रिस्क की तरफ जाते हैं। इक्विटी में भी डिपेंडिंग ऑन योर एज, फिर ऑल्सो एज का एक फैक्टर कंसिडर करके यू शुड इन्वेस्ट इन द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पर अभी नेक्स्ट टाइम बेसिकली जब अगर आप किसी से मिलते हैं तो यू नो द आइडिया इज कि आपको पता हो कि कौन सा फंड है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या है। तो अगर हम
ये समझते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं, चलो अभी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स तो पता चल गया, पर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो डी लिखा होता है, जी लिखा होता है, वो क्या है? तो अगर हम वो देखना चाहे तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स वो था कैटेगरी वाइज, वो किसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके बेसिस पे। अब हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स की तीन चीजें, बेसिकली ग्रोथ म्यूचुअल फंड, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और डिविडेंड पे आउट म्यूचुअल फंड। तो ये ग्रोथ म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो बेसिकली हम जब ये म्यूचुअल फंड इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है तो वो कंपनीज डिविडेंड देती है, शेयर सेल का जो कैपिटल गेन्स होता है, तो वो लोग वही के वही पैसे वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं टू बाय अनदर शेयर्स, तो उसी को ग्रोथ म्यूचुअल फंड कहते हैं। सो अगर हमको पे आउट की जरूरत नहीं है तो एट अ यंगर एज यू शुड ऑलवेज ग्रो फॉर ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली अपने पैसे री इन्वेस्ट होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। तो वो था अपना ग्रोथ म्यूचुअल फंड। फिर है अपना डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो उसमें पे आउट्स तो नहीं होते, पर डिविडेंड जो होते हैं उससे उसी म्यूचुअल फंड के यूनिट ज्यादा आते हैं। तो ये ग्रोथ और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट को अगर हम साइड बाय साइड समझे तो ग्रोथ में सपोज समझो एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसने 1 लाख का डिविडेंड दिया, तो वो 1 लाख जो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आएंगे उससे वो नए शेयर्स खरीदेंगे कोई और कंपनी के, वो होता है ग्रोथ प्लान। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान वो होता है कि पे आउट नहीं मिलता, पर सपोज म्यूचुअल फंड का पूरा गेन आया समझो 1 साल में 5 लाख का, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सभी इन्वेस्टर्स को, तो वो क्या करता है उसी कंपनी के यूनिट ज्यादा दे देता है। तो बेसिकली हमने इन्वेस्ट नहीं किया पर अपने को वही म्यूचुअल फंड के यूनिट ज्यादा मिल गए। तो ये होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। और देन होता है डिविडेंड पे आउट्स। अगर हम हमारे लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में है जहां पे हमको पे आउट्स रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हर साल बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड देती है और वो अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये होते हैं अपने ग्रोथ, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और पे आउट प्लान। द अर्ली स्टेज यू आर इन, यू शुड गो फॉर ग्रोथ या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ यू शुड मूव टुवर्ड्स डिविडेंड पे आउट, बिकॉज एक इनकम का एक रिक्वायरमेंट रहता है। अगर हम मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझे तो एक होता है कि अगर सपोज अगर किसी को लगता है कि मार्केट मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक डायरेक्ट मोड और रेगुलर मोड। अभी डायरेक्ट मोड मतलब हम जो भी हम सपोज हमको बाय करना है XYZ म्यूचुअल फंड, तो हम XYZ म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे ही जाएंगे और वहां पे ही उसका स्टेप्स फॉलो करके म्यूचुअल फंड बाय करेंगे, यूनिट्स बाय करेंगे। और दूसरा होता है रेगुलर मोड। तो आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाओ या बैंक के थ्रू कर रहे हो या ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो, तो वो सब आता है रेगुलर मोड में थ्रू एन इंटरमीडिएट। अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट मोड में जाता है तो उसको एक एडवांटेज वो रहता है कि जो मैनेजमेंट फीस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फीस होता है, वो नहीं लगता, इसलिए उसका ओवर अ पीरियड 1% रिटर्न, मतलब पीरियड ऑन पीरियड 1% रिटर्न ज्यादा मिलता है। और ओवर द पीरियड अगर हम 10-15 साल या 20 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 to 20% ऑफ योर फाइनल नेटवर्थ इज सेव्ड इन दिस। पर सामने इसमें डायरेक्ट में वो रहता है कि हमको हर एक कंपनी में जा जाके उसका फिर परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। वेरेस अगर हम कोई इंटरमीडिएरी के थ्रू जाते हैं तो उसमें क्या हमको कंसोलिडेटेड रिटर्न्स मिलते हैं, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है, जैसे जैसे रिपोर्ट्स है वो दे सकते हैं। इसमें हमको हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी में जा जाके करना पड़ेगा। तो दैट इज अ कन्वीनियंस व्हिच यू आर ट्राइंग टू डू। तो वो अपने को जैसे करना है वैसे यू कैन डिसाइड, डायरेक्ट मोड में करना है, रेगुलर मोड में करना है। फिर आता है ऑप्शंस अवेलेबल। एक होता है लमसम, कि अभी लग रहा है मार्केट बहुत गिर गया है, मुझे एक साथ 50 लाख डाल देने हैं, तो बेसिक होता है लमसम हो गया। या फिर अभी पता नहीं है कितना मार्केट गिरने वाला है, तो हर महीने में 10-10 हजार करूंगा, तो और एक साल में 1,20,000 हो जाएगा। तो वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर बार मंथ में से हम सैलरी में से सपोज ECS दे सकते हैं या अपने इनकम में से दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिक हर महीने अपने को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आते रहेंगे। तो जब मार्केट्स गिरेगा तो ज्यादा यूनिट्स आएंगे, जब मार्केट्स बढ़ा हुआ होगा तो कम यूनिट्स आएंगे। तो ओवर लॉन्ग पीरियड अपने कॉस्ट एवरेज हो जाएंगे और रिटर्न्स ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ये था पूरा म्यूचुअल फंड, कैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं और क्या क्या मोड्स और ऑप्शंस होते हैं, वो बेसिकली हमने समझाया है सब। जी, और ये इंटरेस्टिंग जानकारी और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से जो हमें आदिश जी ने बताया कि किस तरीके के फंड्स किसके लिए कौन सा फंड, तो वो वाली बहुत सारी चीजें, कौन सा हाई रिस्क है, कौन सा लो रिस्क है, और उसकी प्रोफाइलिंग होती है बेसिकली। तो वो प्रोफाइलिंग थोड़ा और डिटेल्ड होती है। अभी जो कम समय के अंदर जिस तरीके से आदिश जी ने बता दिया
वो एक चीज है कि किसके लिए कौन हाई रिस्क में जा सकता है, कौन लो रिस्क में जाना चाहिए, लेकिन उसको किसी एक्सपर्ट से अगर आप समझेंगे या आदिश जी से अगर आप संपर्क करें तो वो बता सकते हैं कि उसमें कितने सारे फैक्टर्स, उसमें आपकी एज, आपकी आपकी इनकम, आपकी ऑलरेडी सेविंग कितनी है, आपके पास कॉर्पस कितना है, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपका बहुत सारी चीजों को, सब चीजों को लेकर के तो एक बढ़िया से आपकी प्रोफाइल निकलती है, उसके अंदर में आपका रिस्क एपेटाइट निकलता है और आपके लिए कौन से फंड्स सजेस्टेड होते हैं। आदेश जी, मैं बाकी तो कुछ डिटेल्स में अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी इमीडिएटली अगर पूछूं जिस तरीके का बाजार इस समय है, और इस समय अगर मैं कोई फंड में एसआईपी या फंड शुरू करना चाहता हूँ या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ फंड्स आपने बताए हैं, इसमें से एक या दो या तीन कौन से ऐसे होंगे जो मेरे को अभी जिस पे फोकस करना चाहिए इस समय? जैसे लवजीत आपने बताया कि ये स्पेसिफिक टू इन्वेस्टर रहता है कि उसका प्रोफाइलिंग और वो सब क्या है। और अगर हम क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि ये जो मार्केट सेल ऑफ है वो थ्रू आउट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर गिरा है या कोई। तो अगर हमको अगर मॉडरेट रिस्क लेना है तो वी शुड स्टार्ट विथ लार्ज कैप इक्विटी फंड या ब्लू चिप जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड, सो दैट वो जो कंपनीज जो थी वो जो बहुत ही शानदार कंपनीज है और बेसिकली उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं, बड़ा बिजनेस रिस्क नहीं होता है। लिक्विडिटी रिस्क की वजह से भले सेल ऑफ है पर बिजनेस रिस्क नहीं होता है क्योंकि सब चीज एस्टेब्लिश्ड होती है। तो दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट लार्ज कैप इक्विटी फंड्स। स्मॉल कैप मिड कैप बेसिकली थोड़े टाइम के बाद अगर एंटर हो तो वो ज्यादा फायदेमंद रह सकते हैं। और अगर हमको तुरंत स्टार्ट करना है तो लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही चीजों में हम जब बाजार में बात कर रहे हैं इक्विटी के अंदर में, तो भी हम यही सारे एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक्स में जिसमें रहना है आपको, तो अच्छे स्टॉक्स में रहे, लार्ज कैप स्टॉक्स में रहे, कोशिश करें कि वहां पे डिफेंसिव सेक्टर में, और जिस तरह आप थोड़ा सा आपका कैपिटल सेफ रहे और वो वाली चीजें, तो ये जिस तरीके की वोलेटाइल मार्केट है वहां पे भी इसी तरीके की बातें, और कहीं ना कहीं उसी को रिफ्लेक्ट हम जब करते हैं म्यूचुअल फंड में भी, तो वहां पे भी वो, तो इस समय कौन से फंड्स और ओवरऑल कितने तरीके के फंड्स होते हैं और क्या क्या किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, क्या होता है म्यूचुअल फंड, ये सारी जानकारी, ये सारा कुछ आदिश जी ने हमें दिया। बहुत शुक्रिया आदिश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सब कुछ हमें बताने के लिए। थैंक यू।